क्लास 12 के इस सीरीज में पिछले दिन मैंने चार्ज के बारे में आप लोगों को बताया था। आज कूलम्ब्स लॉ के बारे में बताएंगे। तो कूलम्ब्स लॉ जब हम लोग देखते हैं कि दो समान चार्ज के वस्तुएं रहती हैं तो एक दूसरे को विकर्षित करती हैं, रिपेल करती हैं, और असमान चार्ज रहेगा तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि यदि दो पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं Q1 और Q2 और दोनों को सर्टेन डिस्टेंस r पर रखते हैं तो क्या होता है कि ये कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन दीज टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस and inversely proportional to square of distance between the two charges. Therefore, we can write F is proportional to Q1 Q2 by R square and constant, और इस कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पर हम लोग जानेंगे एप्सिलॉन नॉट क्या है। एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, दैट मीन्स परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम स्पेस, और इसका वैल्यू कितना होता है 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसका ये जो फॉर्म आएगा इसको कहेंगे स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। और ये SI सिस्टम में है। CGS सिस्टम में इस K का वैल्यू 1/K लिखते हैं और K को हम लोग कहते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर तो CGS का कूलम्ब्स लॉ का फॉर्म हो जाएगा इसके जगह पर 1/K Q1 Q2 by R स्क्वायर। यह डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जानने के पहले हम लोग कह सकते हैं कि व्हाट इज डायलेक्ट्रिक। तो इंसुलेटर एंड कंडक्टर के बारे में आप जानते होंगे। इंसुलेटर वैसे सब्सटेंस होते हैं जिसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, और जैसे ड्राईवुड, प्लास्टिक, पेपर, ये सब इंसुलेटर है। और कंडक्टर क्या होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जैसे स्टील हो गया, मेटल हो गया, तो ये कंडक्टर है। और वैसे इंसुलेटर जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर चार्ज डेवलप करता है और इसको हम लोग कहते हैं डायलेक्ट्रिक। और ये डायलेक्ट्रिक बहुत काम के आते हैं कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। और कैपेसिटर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस को स्टोर करने का काम आता है। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग जानते हैं और अलग अलग डायलेक्ट्रिक यूज करते हैं कैपेसिटर में। तो ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और ये है कूलम्ब्स लॉ। अब इस कूलम्ब्स लॉ का स्केलर फॉर्म को हम लोग वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो फिर से इस इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं, ये स्केलर है, लेकिन जब वेक्टर बनाना है तो किसी भी स्केलर के साथ यूनिट वेक्टर को हम लोग लिखते हैं r कैप। ये यूनिट वेक्टर है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स भी वेक्टर बन जाएगा, एरो देते हैं, और ये इस r स्क्वायर को अनदर फॉर्म में लिखने के लिए r और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, नीचे r³ हो गया, ये r और यूनिट वेक्टर इस पूरे को लिखेंगे इस तरह से वेक्टर r। तो दिस वन इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ को हम लोग ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख रहे हैं। अब यदि इस कूलम्ब्स लॉ को हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक्स में देखेंगे और तब इसका कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर मैं इसको इसलिए मैग्नेट वाला कूलम्ब्स लॉ को बताना चाह रहे हैं क्योंकि आप जब मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे तो उस समय और इस कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कूलम्ब्स लॉ में कंफ्यूजन नहीं हो। तो इन केस ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटोस्टैटिक्स कूलम्ब्स लॉ,
तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, दो बार मैग्नेट लेते हैं, अलग अलग मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का बार मैग्नेट लिए। एक का पोल स्ट्रेंथ नॉर्थ पोल का N1 है, एक का उसका साउथ पोल S1 लिखेंगे, यहाँ पर N2 और S2। इसका पोल स्ट्रेंथ प्लस M1, यहाँ माइनस M1, यहाँ पर प्लस M2 और ये माइनस M2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। ये है प्लस माइनस M को क्या कहते हैं, पोल स्ट्रेंथ, और इस पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर। तो कूलम्ब्स लॉ को हम लोग यहाँ भी फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2, Q1 Q2 के रिप्लेस करके M1 M2 लिखेंगे R², और यहाँ भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी लगाते हैं K M1 M2 R², और इस K का वैल्यू है μ0/4π M1 M2 R²। ये स्केलर फॉर्म हो गया, और इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर लगाते हुए, μ0/4π M1 M2 R³ और वेक्टर R। So this one is the Coulomb's law in case of magnetism, और ये ठीक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कूलम्ब्स लॉ की तरह है। और म्यू नॉट क्या है, ये म्यू नॉट को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, और इसका वैल्यू होता है 4π × 10⁻⁻⁷, और इसका यूनिट क्या लिखेंगे, तो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। यहाँ ये जानना जरूरी है कि परमिटिविटी क्या है और परमिएबिलिटी क्या है। तो किसी भी मीडियम से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करने के लिए मीडियम जितना उसको अलाउ कर सकता है उतने पास करता है। तो हर मीडियम अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कराता है, और वह उसकी परमिटिविटी कहलाती है। उसी तरह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी मीडियम या मैग्नेटिक सब्सटेंस से जब पास करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं परमिएबिलिटी। परमिटिविटी यहाँ एक और हम लोग जान सकते हैं, एप्सिलॉन R, इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R, ये दो परमिटिविटी का रेशियो है, एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट is the permittivity of vacuum space and epsilon is the permittivity of a medium. So this is the ratio, so it has no unit. उसी तरह से हम लोग म्यू आर भी हम लोग लिख सकते हैं, और म्यू आर ये भी दो रेशियो है, लेकिन जस्ट इसको हम लोग म्यू अपॉन म्यू नॉट लिखते हैं, और इसका भी कोई यूनिट नहीं होता है। तो म्यू नॉट को हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये रिलेटिव परमिटिविटी है। तो इस प्रकार कूलम्ब्स लॉ को मैग्नेट और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों में एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसीलिए कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फोर्स दोनों इसको हम लोग दिखा सकते हैं। इसमें आप लोगों के लिए क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट कूलम्ब फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स, और उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे।
मैं ऊपर टॉपिक लिख दे रहा हूं, प्रूव दैट कूलम फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दो चार्ज को ले लेते हैं, Q1 और Q2, दोनों प्लस चार्ज है और दोनों का सेपरेशन R इंडिकेट करेंगे। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। हम लोग ये देखना है कि दोनों, इसका जो रिपल्सिव फोर्स इधर लगेगा और इसका रिपल्सिव फोर्स इधर लगेगा, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये सेंट्रल फोर्स है। तो सबसे पहले किसी एक फिगर को हम लोग ले लेते हैं और इसका जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है जो Q2 पर लग रहा है, इसको कहते हैं F21। दैट मीन्स फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1। तो इसको क्या लिखेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑन Q2 ड्यू टू Q1। और ये F21 इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए यूनिट वेक्टर हम लोग यूज करते हैं, लेकिन यहाँ यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, इधर, क्योंकि इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस यूनिट वेक्टर को हम लोग इंडिकेट करेंगे R12। तो यहां लिखेंगे R12। R12 क्या है, यूनिट वेक्टर फ्रॉम 1 to 2 डायरेक्शन, चार्ज 1 से लेकर चार्ज 2 के डायरेक्शन में। अब उसी तरह से हम लोग एक दूसरा फिगर ले लेते हैं, Q1 Q2, और अब देख रहे हैं कि इसका इस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो उसको लिखेंगे 12 F12। Q2 का फोर्स 1 पर कितना लग रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, लेकिन इसका अब यूनिट वेक्टर इधर लेंगे। जिस तरह से यहाँ यूनिट वेक्टर ले रहे थे 1 से 2 का डायरेक्शन, यहाँ यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, 2 से 1 का डायरेक्शन। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑन Q1 पर कितना काम कर रहा है, ड्यू टू Q2। तो ये जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है इसको लिखेंगे 12 और फिर से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर, लेकिन यूनिट वेक्टर को हम लोग यहां लगाएंगे R21। ये है यूनिट वेक्टर फ्रॉम 2 to 1 डायरेक्शन। ये इक्वेशन, इसको 2 मान लेते हैं, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि यूनिट वेक्टर ये इधर लग रहा है और इधर लग रहा है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसलिए यहां पर R12 और R21 दोनों इक्वल है, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम लोग एक में माइनस साइन लगा देते हैं। तो R21 इज इक्वल एंड अपोजिट टू R12। तो इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं, 21 को 12 लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, RF12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। और यहां क्या लिखते हैं, इसको लिखेंगे माइनस R12 यूनिट वेक्टर, 21 को रिप्लेस कर दिया गया, और ये इक्वेशन ठीक है। तो इसको यहां पर माइनस साइन इधर लेके आएंगे, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर और
R12, ये है F12। अब हम लोग क्या देख रहे हैं इक्वेशन 1 में, यहाँ इक्वेशन 1 में क्या है, ये वाला वैल्यू जो यहाँ पर भी उसी तरह का वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब इस पूरे वैल्यू के लिए ये लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ इक्वल साइन देकर के माइनस, और इस पूरे वैल्यू को, ये पूरा वैल्यू को हम लोग क्या लिखेंगे, F1। तो क्या फाइनली हम लोग किस रिजल्ट पर पहुंचे, F12 इक्वल एंड अपोजिट है F21। तो ये क्या शो कर रहा है कि कूलम फोर्स, जो दो फोर्स है, इसका इस पर और इसका इस पर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो दिस प्रूव्स दैट कूलम फोर्स is a central force। तो आपने कूलम फोर्स के बारे में जाना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम फोर्स क्या है, मैग्नेटोस्टैटिक्स में क्या है। अब इस कूलम फोर्स का क्या लिमिटेशंस हो सकता है, मतलब ये कूलम फोर्स कहाँ नहीं लगता है। सबसे पहले तो हम लोग जाने कि कूलम फोर्स इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स, और ये कितना स्ट्रॉन्ग है, तो ग्रेविटी का 10⁻36 टाइम्स इट इज स्ट्रॉन्गर, मतलब 10⁻36 टाइम्स। सोचिए कि कितना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ग्रेविटी किसको कहते हैं, पृथ्वी अपनी ओर जब वस्तुओं को आकर्षित करती है, एंड दैट ग्रेविटेशन इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो हम लोग देखते हैं कि पत्थर कितनी तेजी से पृथ्वी पर आकर के गिरते हैं, ओला कितना तेजी से गिरता है, कितना फोर्स लगता है, उससे भी कई गुना ज्यादा फोर्स कूलम फोर्स लगता है। तो ये आवेशों के बीच का फोर्स है, लेकिन इससे भी स्ट्रॉन्गर एक फोर्स होता है जो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब न्यूक्लियस में आप लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स की खोज हो चुकी है, लेकिन प्राइमरीली हम लोग जानते हैं कि देयर आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है और प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव है। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है, दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं। अब क्या बता सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर इतने प्रोटॉन एक साथ कैसे रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम में 11 प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 प्रोटॉन है। तो 11 प्रोटॉन कैसे एक दूसरे से बंधे हुए हैं। आप कहेंगे कि उसके चारों ओर 11 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो ये 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन एक एटम को न्यूट्रल करता है, लेकिन ये प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों बंधे हैं, रिपल्सन क्यों नहीं होता है। तो यहाँ एक बात जानना जरूरी है कि ये सर्टेन डिस्टेंस पर जब दो चार्ज रहते हैं, सिमिलर चार्ज या अपोजिट चार्ज, तो कूलम फोर्स लगता है। लेकिन जब इनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा घटाते घटाते एकदम क्लोज कर दे, और न्यूक्लियस का रेडियस क्या होता है, 10⁻⁻15 मीटर। तो इतने शॉर्ट रेंज में जब दो पॉजिटिव चार्ज को या दो नेगेटिव चार्ज को हम लोग लेके आएंगे, तो वहां कूलम फोर्स काम करना बंद कर देता है, और उस केस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। और ये कूलम फोर्स से भी 100 टाइम्स ज्यादा होता है। इसका मतलब कि ग्रेविटी से ये कितना 10⁻38 टाइम्स ज्यादा फोर्स लगेगा। इसीलिए आपस में जो प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, इतने मजबूती से बंधे हुए होते हैं कि उनको आसानी से हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। और उनको अलग करने के लिए जब बाहर से न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करते हैं और फिर वो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होता है, तो आप सोच नहीं सकते हैं कि कितना हाई एनर्जी रिलीज होता है। नियर अबाउट 200 MeV एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द फिजन ऑफ वन न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 235।
तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इसके बारे में हम लोग पता ये कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ लिमिटेशंस क्या है कि वहाँ पर कूलम फोर्स नहीं लगता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस के बारे में। और इसके बाद संडे को जो वीडियो मैं रिलीज करूँगा, जितने भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे पिछले भी चार्ज में मैंने न्यूमेरिकल दिया, तो उन सारे न्यूमेरिकल्स को मैं सॉल्व करूँगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको कोई कठिनाई होगी तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 9955305838 पर आप कॉल करेंगे, मुझे खुशी होगी। और वहाँ पर आप अपने प्रश्नों को डालेंगे। कॉल करने से हो सकता है मुझसे बात नहीं हो, तो मैं देख करके उसको जवाब दूंगा, लेकिन आपको वहाँ YouTube लिखना जरूरी है, तब ये मैं उस व्हाट्सएप को खोल कर देख सकूंगा कि आपने YouTube पर देखा है। थैंक यू वेरी मच।